नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज से सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रहेगा द राइट टू रिपेयर। और इसके आगे अगर आइडिया पेज पे देखें, आइडियाज़ पेज से दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल तो रहेगा इंडिया यूके रिलेशंस को लेके और दूसरा है यूएन की रेलेवेंस। तो तीन आर्टिकल्स हैं, तीनों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है अ न्यू शाइन टू ओल्ड। आर्टिकल को लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, अभी इस हफ्ते में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की विजिट होने वाली है इंडिया में। तो यहाँ पर अगर हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें तो दिल्ली और लंदन के बीच में जो एंगेजमेंट हो सकती थी वो अप टू द मार्क नहीं रही। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिनमें एक तो हमारी जो कॉलोनियल रिलेशनशिप रही हुई है कि हमें एक कॉलोनी बना करके यूके ने कितने दिनों तक एक्सप्लॉइट किया, एक तो वो। और दूसरी चीज़ इस तरीके से कि जैसे कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया तो उस परिस्थिति में यूके ने पूरा सपोर्ट किया यूएसए का, और इंडिया नेम मेंबर बन करके और एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के कंटिन्यू करता रहा। तो ऐसे में भी एंगेजमेंट नहीं बन पाई। करंट सिनेरियो यूक्रेन का लेके देखें तो यूक्रेन में यूके जो है वो लगातार इंडिया पर दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप रशिया को क्रिटिसाइज़ करो, बट इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं कि पास्ट में जो गैप्स थे, जिसमें कॉलोनियल लेगेसीज, ठीक है, और एक दूसरे की जो सोच थी वो भी इतनी मैच नहीं हो पाई, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इतनी एंगेजमेंट्स नहीं बन पाई। बट आज का जो टाइम है वो प्रैक्टिकली सोचने का है, और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यूके के लिए इंडिया और इंडिया के लिए यूके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता ही है कि ब्रेग्जिट हो चुका है, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल चुका है। अब ब्रिटेन अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एकदम सही वक्त है जब दोनों एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सारा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, चाहे फिर वो ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट हो, हाई टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, रीजनल कॉपरेशन हो। तो हर जगह पे कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दोनों तरफ की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो लगातार काम कर रही है कि कैसे हम हमारे बायलैटरल रिलेशंस को एनहेंस कर सकते हैं 2030 आने से पहले, जिसमें एक तरफ तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और दूसरी तरफ ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस, मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोलते हैं उधर, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख लो, दोनों की लीडरशिप में लगातार एंगेजमेंट्स हैं वो यूके और इंडिया के बीच में बढ़ रही है। अब देखो, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से बहुत सारे पैराडॉक्स निकल के आ रहे हैं। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, कि भाई क्या करें, सिचुएशन बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन वाली आ जाती है कि भाई क्या कदम उठाया जाए जिसके चलते हम रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन कर सके। सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन या पैराडॉक्स तो क्या आता है कि दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ पर इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट्स नहीं देखने को मिली जितनी एंगेजमेंट होनी चाहिए थी। इसका मतलब हमारी जो नाराज़गी थी कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में कि भाई हमारा बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया गया था, तो उस केस में हम ज़्यादा इंगेज नहीं कर पाए लंदन के साथ में, ठीक है। इसके आगे जो पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस हुआ, अब पार्टीशन के लिए हम सीधी सी बात है ब्लेम किसको करते हैं कि अगर अंग्रेज चाहते तो अच्छे से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते थे, पर उन्होंने पार्टीशन की ऐसी लाइन खींची जो आज तक भी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं होने दे रही है। तो उस केस में एक लंबी रिलेशनशिप अभी तक भी नहीं बन पाई। तो एक तो रीजनल इंस्टेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया, और दूसरी हो गई कॉलोनियल लेगेसी। तो ये सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे करती है कि दोनों कंट्रीज अभी तक भी प्रॉपर एंगेज नहीं कर पाए। पर आज की परिस्थितियां देखें तो कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशन बन रही है। जब देखो शुरुआत हुई थी इंडिया के इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे एक जर्नी की, उस टाइम पर दिल्ली और लंदन के बीच में कुछ रिलेशंस थे, बट यूएसए के साथ में दिल्ली की कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ करती थी। तो उस केस में इंडिया का ये था कि इंडिया जो है वो यूएस के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएगा, और एंगेजमेंट बढ़ाने में लंदन उसका बहुत सपोर्ट करने वाला है। आज की परिस्थिति आज देखी जाए तो इंडिया की रिलेशनशिप लंदन के कंपैरिजन में वॉशिंगटन के साथ ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब आज की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हो गई हैं कि आज दिल्ली और लंदन को पास में बिठाने में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो वॉशिंगटन ही कर रहा है, ठीक है। जबकि पहले क्या था कि हम ये स्कोप देख रहे थे कि अगर यूएसए के साथ में हमारी क्लोज रिलेशनशिप अगर कोई बनवा सकता है तो ब्रिटेन है,
क्योंकि नेटो अलाई है और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का वो उनका अपना सिस्टम है, डेमोक्रेसीज़ हैं, एंग्लोस्पेरिक कंट्रीज़ में आ जाता है अमेरिका, वहाँ पर इंग्लिश लोग बहुत रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए के साथ में इंडिया की रिलेशनशिप को बनाने में जो रोल यूके प्ले कर सकता था वो इसने अच्छे से प्ले किया नहीं। पर आज की परिस्थिति देखें, क्योंकि उस टाइम का सिनेरियो क्या था, कोल्ड वॉर का टाइम था, यूएसएसआर आमने सामने, हमारी रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ थोड़ी ठीक थी, तो ऐसे में वो टाइम निकल गया। तो फर्स्ट पैराडॉक्स तो क्या हो गया, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही। दूसरा पैराडॉक्स क्या आ जाता है कि जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं वही बात आ गई, इंटरलॉक्यूटर के तौर पे ही काम करना। पहले वाले पॉइंट को ही, पहले में तो क्या पॉइंट हो गया था हमारा कि अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए थी दोनों के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर दूसरा पैराडॉक्स ये कि आज की परिस्थितियों में तो वॉशिंगटन मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, जबकि पहले की परिस्थितियों में लंदन को हम कंसीडर कर रहे थे कि भाई ये हमें और यूएस को साथ में बिठा देगा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, टाइम बीता, पार्टीशन के बाद में जो सब कॉन्टिनेंट में सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन में ना तो ब्रिटेन ने इतनी टेंडेंसीज दिखाई, ना यूएस ने टेंडेंसीज दिखाई कि भाई इंडिया के साथ एंगेज करें। तो इंडिया के साथ इतनी अच्छी एंगेजमेंट्स दोनों कंट्रीज़ की नहीं रह पाई। वही बात अगेन कि भाई सीधी सी बात है, दोनों कंट्रीज़ के चलते पाकिस्तान को सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा था। पाकिस्तान का एंगल भी अभी ऐड होगा, एक के बाद में एक पैराडॉक्स ऐड होते चले जाएंगे कि कैसे परिस्थितियाँ उलझी रही और हम लंदन के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाए। ठीक है, तो आज की परिस्थितियाँ जस्ट ऑपोजिट है, जहाँ पर दिल्ली की रिलेशनशिप लंदन के साथ सेटल होने में कौन कर रहा है रोल प्ले, वॉशिंगटन ही कर रहा है। और इसके पीछे एक कारण हो रहा है कि इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल सैलियंस, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बढ़ी है ना, उसको अब यूके रिकॉग्नाइज कर रहा है। पहले तो क्या सोचता था, अरे यार कॉलोनी है, गरीब देश है, क्या क्या एंगेजमेंट करेंगे। बट आज इंडिया के रिलेशंस ब्रिटेन से ज़्यादा अच्छे, इंडिया के ब्रिटेन के साथ में जो रिलेशंस हैं उनके कंपैरिजन में यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो रिलेशंस है ना वो और ज़्यादा अच्छे हो गए। तो ये एक पुशिंग फैक्टर है जो कि ब्रिटेन को कंपेल कर रहा है कि भाई आप भी अब रिकॉग्नाइज कर लो और एंगेज करो, क्योंकि 1950s का टाइम कुछ और था और आज इंडिया का जो रोल है वो कुछ और है। ठीक है, इसके आगे देखें, थर्ड पैराडॉक्स ये आ जाता है, क्यों रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बन पाई और अभी क्यों बन रही है। इसका कारण है कि चाइना के साथ में यूके की रिलेशनशिप बड़ी शानदार चल रही थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून, उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया था, बोले ये 2010 से लेकर के 2005 से 2010 का पीरियड समथिंग उन्होंने बोला था कि बोले गोल्डन डिकेड चल रहा है जिसमें हम चाइना के साथ में शानदार रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। इवन ये हो गया था कि लंदन सिटी को मर्ज किया जाने का प्रोग्राम हो गया था फाइनेंशियली, किसके साथ, शंघाई, जो कि चाइना की कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी का मतलब हो गया कैपिटल, वैसे फाइनेंशियल सिटी, फाइनेंशियल कैपिटल बोल सकते हो, जैसे हमारी मुंबई है। ठीक है, तो ऐसे में एंगेजमेंट जो है वो इस तरीके से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, बट यूएसए ने फिर बाद में देखा ना कि भाई ब्रिटेन और चाइना का रोमांस कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो फिर यूएसए ने अपनी तरफ से इस हैपनिंग को रोकने की कोशिश की और ये बताया भाई चाइना जो है वो ज़बरदस्त तरीके से राइज कर रहा है, जो कि डेमोक्रेसीज के लिए या फिर जो अपना जो ऑलरेडी सेटल्ड सिस्टम है बोले उसको सीधा चैलेंज करेगा। तब जाकर के लंदन ने चाइना के साथ अपनी एंगेजमेंट जो है वो विड्रॉ की। और आपको पता है उसी 2005 के बाद से 2010 से लेकर अभी तक का अगर पीरियड देखें तो चाइना ने अपनी जो पावर एक्सरसाइज की है उसने ब्रिटेन की आंखें भी खोल दी। तो ऐसे में यूएसए ने अपनी खुद की एक एशियन स्ट्रेटजी डिक्लेयर कर रखी है इंडो पैसिफिक रीजन में, कि जिसमें चाइना जहां पर अपनी ताकत एक्सरसाइज कर रहा है वहां पर हम इंडिया के साथ एंगेज करके ही अच्छे से चाइना को कंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो एशिया में बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करके बैठी हुई है। बाकी रशिया देखो, नाम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर इतना नहीं है। चाइना फुल कम्युनिस्ट सिस्टम पे चलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ में एंगेजमेंट यूएसए के लिए बेनिफिशियल हुई और वही चीज़ अब ब्रिटेन के लिए भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव साबित हो रही है। कुछ डाउट्स भी हैं कि भाई इंडिया और यूके कैसे साथ में आएंगे, कारण कि अभी तक की जो इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो अभी तक यूके का एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहा है। बट आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो यूएस और फ्रांस ने तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बना रखी है कि भाई साउथ एशिया में तो इंडिया में सबसे पहले और बाकी बाद में। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना को भी कंटेन करना है,
एंगेजमेंट भी करनी है, इंडिया की रेलेवेंस भी देखो, आज वर्ल्ड की टॉप 5-6 इकोनॉमीज में इंडिया का नाम आता है, ठीक है। तो उस केस में क्या आ जाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की रेलेवेंस यूएस और फ्रांस तो समझ चुके हैं। अब ब्रिटेन है, उसके साथ में क्या डिलेमा रहा है, क्या सिचुएशन रही है कि पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान के साथ बड़ा टिल्ट, मतलब एंगेजमेंट अच्छा रखा। अब पाकिस्तान के साथ जो टिल्ट रखेगा वो तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट हो। तो ऐसे में पाकिस्तान यूके रिलेशन के चलते हमारे रिलेशन यूके के साथ अच्छे नहीं हो पाए, एक ये सिचुएशन भी उलझी हुई पड़ी थी। बट आज जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सिचुएशन बिगड़ रही है, साउथ एशिया में जो रेलेवेंस है, जो इफेक्टिवनेस है वो डाउन हो गई, तब जाकर के अब एक होती है ना कि यूके की इमेजिनेशन में इंडिया की भी एक इमेज आने लग गई है। तो अब इंडिया के साथ में एंगेजमेंट बढ़ रही है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना उस टाइम पर तो ब्रिटेन में भी देखो बाई पार्टीशन सिस्टम चलता है, 2 पार्टीज हैं वहाँ पे, एक लेबर पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर तो लेबर पार्टी बड़ा हमारा फेवर किया करती थी कि भाई कैसे भी करके इंडियंस के साथ में सही होना चाहिए, मतलब वो थोड़ी यूँ सोच के थे कि भाई आपने एक्सप्लॉइटेशन किया। लेबर पार्टी का मतलब हो गया ना वो लोग जिनका पहले से शोषण हुआ था इंग्लैंड में खुद में, तो उन लोगों ने मिलकर के अपनी पार्टी बनाई थी। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया का भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो वो लोग इंडिया के फेवर की बातें किया करते थे। पर आज की टाइम की बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन क्या निकल के आ रही है कि हमारे देश में खुद ने जो एक राइटिस्ट अप्रोच अपना रखी है, जिसमें हम कुछ चीज़ें बिल्कुल ही कहते हैं ना कि जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनको चेंज नहीं करना चाहते और एक्सपेंड करना चाह रहे हैं खुद को इंटरनेशनली, हमारी खुद की वैल्यू सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए। तो ऐसे में आज वहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी से एसोसिएटेड जो लोग होते हैं ना उनको टॉरीज बोला जाता है, ठीक है। तो टॉरीज आज फेवर करते हैं इंडिया को और लेबर पार्टी है वो क्रिटिसाइज करती है। इवन एक और पाकिस्तान से रिलेटेड मुद्दा आ गया, दैट इज कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना अगर इंडिया को करना पड़ रहा है तो उसको लीड कौन करता है, वही लेबर पार्टी जो हमें पहले फेवर किया करती थी। ये तो है देखो बैड न्यूज़। और बैड न्यूज़ इसमें एक और है कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे जो इंटरनल इश्यूज है ना, वहाँ ब्रिटेन में इंटरनल पॉलिटिक्स में पूरा इंपैक्ट दिखाते हैं। क्यों? लगभग 40 लाख के लगभग डायस्पोरा जो है वो साउथ एशिया से वहाँ पर रहता है, जो पाकिस्तान से भी जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, बांग्लादेश से भी जाते हैं। तो ऐसे में जो कुछ भी हमारे यहाँ पर इंटरनल इश्यूज है उनका असर सीधा वहाँ पर देखने को मिलता है। और वो लोग फिर बाद में जो यूके के जो स्टैब्लिशमेंट है वो हमारे साथ एंगेजमेंट करने में अपनी पॉलिटिक्स को कंसिडर करते हुए करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये तो हो गई बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है कि ब्रिटेन से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे हम हमारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करें जिससे कि वो हमारे फेवर की बातें करने लग जाए। क्योंकि आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर के देखो, कश्मीर के इशू को लेकर के देखो, हर बार पाकिस्तान की हवा में आकर के और यूके ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है और उसमें लीड रोल प्ले करती है वहाँ की लेबर पार्टी, ठीक है। तो आज की परिस्थितियाँ देखें तो रूल कौन कर रहा है वहाँ पर? बोरिस जॉनसन जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से है। हमारे यहाँ पर कौन रूल कर रहा है? नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो दोनों राइटिस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगेजमेंट और बढ़ गई है। तो कनेक्शन के लिए एकदम फेवरेबल परिस्थितियाँ बनी हुई है। ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रिटेन बाहर निकल चुका है यूरोपियन यूनियन से और अपनी खुद की एंगेजमेंट अपने लेवल पे करना चाह रहा है। और साथ में पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक स्पेयर हो, दोनों सेक्टर्स में अपनी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। तो यही एक टाइम है जहाँ पर ब्रिटेन दिल्ली एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। एक ज़माना था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल जी, 1990s की बात हो रही है, जब उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया था कि ब्रिटेन को थर्ड रेट पावर के तौर पे भी कंसिडर करना बोला बेकार है। 25 साल पहले की बात है, 1995 के लगभग मानो या 1997 के लगभग की। पर वो स्टेटमेंट उस टाइम पे भी गलत था, आज के टाइम पे भी गलत था। आज भी ब्रिटेन जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में और परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ग्लोबल फाइनेंशियल हब में भी अपना रोल अच्छा खासा प्ले करता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी वहाँ पर हो रहे हैं और लीडिंग साइबर पावर के तौर पे भी इमर्ज होकर के आ रहा है। तो इस केस में हम ब्रिटेन को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए हम एंगेज करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो रियलिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको हम ग्रैब करें। तो ये था देखो यूके इंडिया रिलेशंस का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और करंट सिनेरियो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द पिवोटल प्लेयर। आर्टिकल को लिखा है शशि थरूर जी और ईडी मैथ्यू ने। देखो इनका ये कहना है कि 2003 में जब अमेरिका ने इराक में इन्वेड किया था, ये एग्जैक्टली वही चीज़ें आ रही हैं। यूएन की पूरी यहाँ पर जो इश्यूज डिस्कस किए हैं ये ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे आपकी जो पॉलिटिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है ना, क्लास 12th की एनसीईआरटी की, उस बुक से हैं पूरा।
तो 2003 में जब अमेरिका ने इन्वेड किया इराक में, तब उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई अप्रूवल नहीं लिया गया था। उस टाइम से लेकर अभी तक लगातार यूएन की रेलेवेंस पे सवाल उठते रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सिनेरियो अब फिर से क्रिएट हुआ है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक कंट्री दैट इज रशिया, इसने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को बिना काउंसिल से बातचीत किए, बिना काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लिए। तो ये जो यूनिलैटरल वॉर थे उसमें यूनाइटेड नेशन का कोई अप्रूवल नहीं है और मन में आए जैसे ये बड़ी कंट्रीज़ हैं वो युद्ध शुरू कर देती हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल उठते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में आपको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि आने वाली जनरेशन्स को आप युद्ध से बचाओगे, लड़ाई में नहीं उलझने दोगे। बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो ये परमानेंट 5 मेंबर्स अपने मनमानी करते रहते हैं वहाँ पर, मन में आए तब मुंह उठाया, अटैक कर दिया किसी भी पर भी। हाँ, तब तक ये एक दूसरे को काउंटर नहीं करते जब तक एक दूसरे को आमने सामने से कॉन्फ्रंट ना करें। एक दूसरे को आमने सामने से कॉन्फ्रंट करने का टाइम था तब तो आपको पता ही है कि किस तरीके से कोल्ड वॉर का एक सिचुएशन बनी रही, लड़ाई कभी की नहीं और दूसरे देशों को बर्बाद करने में लगे रहे, राइट। तो ऐसे में पीस और शांति स्थापित करने का मेन मोटो था, जो अधिकार हैं एक ह्यूमन बीइंग के जो अधिकार हैं इंटरनेशनली, उन अधिकारों को प्रिजर्व करने की ड्यूटी थी यूनाइटेड नेशन की, जो कि अभी अंडर थ्रेट आ चुकी है फिर से। इसके अलावा क्रिटिक्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, इनको कोई पनिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि पनिश करने के लिए आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा और रेजोल्यूशन में ये 2 मिनट में वीटो कर लेंगे और वीटो करके अपने आप को बचा लेंगे। जबकि आप देखो जैसे इन्वेजन किया गया यूक्रेन में रशिया के द्वारा, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि वॉर क्राइम कमिट कर रहा है रशिया और इसको परमानेंट सीट से निकाल देना चाहिए। पर अभी तक भी कोई एक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वीटो कर दिया जाएगा। वो बात ठीक है कि जनरल असेंबली ने अपनी तरफ से वोटिंग करके और रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से एक्सपेल कर दिया, उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मेंबरशिप खत्म होना हो सकती थी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से ऑर्डर किया कि क्या ऑर्डर किया है कि न्यूक्लियर फोर्सेस भी बिल्कुल रेडी हैं, अगर कोई भी हमारे साथ में एंगेज करेगा लड़ाई में तो हम रेडी हैं। इवन जो प्रो रशियन गवर्नमेंट वाला देश है बेलारूस, तो बेलारूस ने भी ये कह दिया कि आज तक हम नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री रहे हैं, हमने भी हमारा स्टेटस चेंज कर दिया है, अब रशिया को अगर ज़रूरत पड़े तो अपने न्यूक्लियर वेपन हमारी टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकता है। तो ओवरऑल आप देख लो कि कितना ज़्यादा कंसर्न है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस भी लेकर के आया है ये करंट जो बैटल चल रहा है, करंट जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, ठीक है। इसके लिए आप देख लो कि यूरोपियन सॉइल पर कई दशकों से ये युद्ध हो रहा है, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यूनाइटेड नेशन को अभी तक यूनाइटेड नेशन या फिर उसकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को लगभग 12 बार नोबेल पीस प्राइज है वो मिला हुआ है, ठीक है। चाहे कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो या रिलेटेड एजेंसी हो, फंड्स हो, प्रोग्राम हो, स्टाफ मेंबर हो, तो पीस प्राइज लगभग 12 बार मिला हुआ है यूएन या एसोसिएटेड एजेंसीज को। तो जब 100th पीस प्राइज दिया जा रहा था ना, ठीक है, उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि ग्लोबल पीस को स्टैब्लिश करने में अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो वो यूनाइटेड नेशन ही है और इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वो यही है। अब बात ये आ जाती है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या कोशिशें की या नहीं युद्ध को रोकने के लिए या वॉर जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका आंसर है कोशिशें की गई है। जैसे अगर हम देखें कि जहाँ पर भी वॉर टॉरिंग या फिर वॉरिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है लड़ाई की, वहाँ पर सीज फायर मेंटेन करने के लिए यूएन ने अपनी तरफ से फोर्सेस भेजी, जिनमें एक तो यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO, ये लॉन्च किया गया था 1948 में जब अरब इजराइल वॉर हुआ था, ठीक है। वो अभी तक भी ऑपरेशन में है कि कैसे भी करके गल्फ एरिया में या फिर वेस्टर्न एशिया में लड़ाई ना हो उसको शांत करने के लिए। दूसरा जो सेकंड जो अपनी तरफ से ऑपरेशन कंडक्ट किया यूएन ने वॉर को कंटेन करने के लिए, वो है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। ये 1949 में लॉन्च हुआ था,
जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जो कि मोर और लेस अभी तक बहुत बार फेल हो चुका है, क्योंकि आपको पता है उसको बाद में कितनी बार ही सीज फायर एक्सचेंज भी होता रहता है। कारगिल वॉर ऑलरेडी हो चुका है 1998 में। तो ओवरऑल अगर देखें तो यूएन ने एफर्ट्स भी किए हैं, बट वो एफर्ट्स कुछ पार्शियली सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ फेल हो गए। तो ऐसे में यूएन पे सीधा सवाल उठाते हैं कि भाई ये एजेंसी कर क्या रही है, 75 साल हो गए इस एजेंसी को एस्टेब्लिश हुए हैं, ये कर क्या रही है एजेंसी। तो इस चीज़ के लिए ये बताया जा रहा है बाल्कनाइजेशन ऑफ यूगोस्लाविया, ठीक है, एड्रियाटिक सी के आसपास में लोकेटेड जो कंट्री थे बाल्कन कंट्रीज, ठीक है, उनका फिर बाद में आपको पता है डिसइंटीग्रेशन हुआ, छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत गजब का सिविल एथनिक, आप कह सकते हो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसकी वजह से वो टूट गए। सेम चीज़ कंबोडिया के लिए अप्लाइड है, सेम चीज़ तिमोर लेस्ते और इसी तरीके से लाइबेरिया। तो यहाँ पर भी बहुत कोशिशें की गई और जो सिविल वॉर था उसको कंटेन करने की कोशिशें की गई, पर वो इतना अच्छे से सक्सेसफुल हो पाया नहीं। सोमालिया में या फिर रवांडा में 1994 में रवांडा में जेनोसाइड जो हुआ था, उसमें लगभग 3 महीनों में 8 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। अब आप देखो कि यूएन के एस्टैब्लिशमेंट के बावजूद इतना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तभी तो यूके पे कल हमने देखा था ना, एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें रवांडा के साथ एग्रीमेंट किया है, असाइलम एग्रीमेंट, कि यूके में जो लोग भी असाइलम लेने आएंगे उनको रवांडा भेज दिया जाएगा कि वहाँ जाकर के आपको सेटल किया जाएगा। कि बोले रवांडा की हिस्ट्री तो उठा के देखो ह्यूमन राइट्स को लेकर के, आज तक लगभग 4200 से ज़्यादा पीस कीपर्स की डेथ हो चुकी है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं, कहीं पर भी अगर लड़ाई हो रही है या फिर सिविल वॉर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर लगभग 4200 लोगों की डेथ हो चुकी है। 4200 जवान जो कि 120 देशों से आए हैं, उनमें इंडिया के भी 160 जवानों ने अपनी शहादत दी है कि कैसे भी करके वर्ल्ड में शांति बनी रहे। और इंडिया पहला कंट्री बना 2007 में, जब ऑल वुमेन पुलिस कंटिंजेंट है वो भेजी थी पीस कीपिंग मिशन में। कहाँ पर? लाइबेरिया, जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर ऑल वुमेन पुलिस कंटिंजेंट, कोई मेल नहीं था, केवल वुमेन। तो ओवरऑल अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशंस हैं वो लगभग 5500 यूनिफॉर्म पर्सनल्स के साथ में ऑपरेट हो रहा है, जिसमें मतलब टोटल जितने हैं उनमें से 5500 तो कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से गए हुए हैं। जो हमारे आर्मी में इनमें लगते हैं लोग, जो भी इंडिविजुअल्स, उनको वहाँ पर यूएन के लिए भेजा जा रहा है कि कैसे भी करके इंटरनेशनल जो टारगेट है पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये इंश्योर करना, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग फोर्सेज में हमारे 5500 पर्सनल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज यूक्रेन में जो इशू राइज हो रहा है, जो सवाल है उसमें क्या किया जाए कि जिस तरीके से यूक्रेन को बर्बाद किया गया है, वो देश फिर से अपने आप को बना करके रेडी करेगा तो कौन उसका सपोर्ट करेगा? जितने लोगों को मजबूरन अपने घर छोड़ करके या तो दूसरे देशों में जाना पड़ा है या गाँव में जाना पड़ गया मजबूरन, उनको आप कैसे रिपेयर करोगे, कैसे सपोर्ट दोगे? और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पूछो मत कितना ज़्यादा हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना ज़्यादा क्राइसिस इस वॉर की वजह से हो गया। अब एक तरफ यूएन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देनी है, तो यूएन अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में लग गया तो इस यूक्रेन कंट्री की जो रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोविज़न है वो कौन फुलफिल करेगा? ये बहुत बड़े सवाल है। नेटो अपनी ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में अपनी डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाता जा रहा है कि कहीं अगर रशिया ज़्यादा एग्रेशन दिखा दे तो हम भी तैयार रहें। इसका मतलब क्या है? नेटो अपने डिफेंस के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में, और दूसरी तरफ रशिया को ये है कि नेटो जितना ज़्यादा इधर डिप्लॉयमेंट करेगा, बोला मुझे इतनी सिक्योरिटी में चैलेंजेस आएंगे। तो सीधी सी बात क्या आ रही है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है नहीं। तो इस केस में अब बताओ कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इनको बिठा करके बातचीत कराई जा सकती है? बेशक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है यूएन का, पर एक बात होती है ना कि एक तो आप ये देखो कि भाई किसी जगह को, धरती को स्वर्ग बनाने की बात करो, और एक कह दो कि नर्क बनने से बचाया जाए, तो दोनों में रात दिन का अंतर है ना। तो चलो स्वर्ग भी नहीं बने तो नर्क बनने से तो बचा सकती है ना। और इसके लिए केवल एक ही इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन। और यही बात यहाँ पर मेन बोली जा रही है कि आज यूक्रेन की जो रशिया के साथ या रशिया का जो इन्वेजन है, इसको अगर कोई कंट्रोल कर सकता है, कहीं पे बैठ करके बातचीत कराई जा सकती है, तो वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? इस गज़ब के कैटास्ट्रॉफ को हम और ज़्यादा एक्सेलरेट होने से कैसे रोक सकते हैं? तो वो एक पॉइंट आ गया कहाँ पे? केवल और केवल यूनाइटेड नेशन। बट हाँ,
यूनाइटेड नेशन में 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ को देखना ज़रूरी है। आज इंडिया जैसे कंट्रीज़ की जो रेलेवेंस है यूनाइटेड नेशन में या इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिक्स में जो बड़ी है, उसको रिकग्नाइज़ करते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, मेंबरशिप को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली वही बात जो यहाँ पर अभी हमने बात कर ली, वही बात डैग हैमरस्कोल्ड सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, उन्होंने कहा था कि यूएन का काम मैनकाइंड के लिए स्वर्ग बनाने का नहीं है, पर ह्यूमैनिटी को नरक बनने से बचाने का है। तो यूएन की रेलेवेंस कम नहीं है, बस यही है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जिसके साथ में एक आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए वो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर काम कर सके। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है द राइट टू रिपेयर। आर्टिकल को लिखा है जीएस वाजपेयी, वर्षिका शर्मा और महक वाजपेयी। इनका ये कहना है कि आज के टाइम पे अगर देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना आ चुका है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो लगातार कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है, पर सवाल ये है कि रिपेयर करने का जो प्रोविज़न है ना वो है ही नहीं, केवल रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। और रिप्लेसमेंट भी क्यों? इसके पीछे एक तो क्या है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं वो अपनी तरफ से जो इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होने देती हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतना जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है कि आज की टेक्नोलॉजी 2 साल बाद में पता पड़ता है कि हो गई, आउटडेट हो गई भाई ये तो ऐसे में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है एक यूज़र के लिए कि भाई अगर कहीं डैमेज हो गया उसका इंस्ट्रूमेंट तो वो रिपेयर कैसे कराए। बोला अब तो ये इंस्ट्रूमेंट आना ही बोलते हैं ना कि अब तो ये मोबाइल हैंडसेट आना ही बंद हो गया, अब कहाँ से सही होगा ये, अब तो नया ही लो साहब। इस तरीके की सिचुएशन आपने भी देखी होगी। तो यहाँ पर कंपनीज़ क्या करती हैं कि एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ कर देती हैं कि अपना जो मैनुअल है उसमें बिल्कुल भी इस चीज़ को मेंशन नहीं करती हैं कि भाई रिपेयर कहाँ से करा सकते हो और कैसे आसानी से करा सकते हो और कौन कौन से कंपोनेंट की क्या क्या प्राइसेस या क्या रेंज में होनी चाहिए। तो रिपेयर मैनुअल होना चाहिए। एक तो मैन्युफैक्चरर जो है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। कारण क्या है, नहीं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में ही मोनोपोली रख देते हैं कि कंपोनेंट हमने ही प्रोड्यूस किया है, हमने ही प्रोडक्ट तैयार किया है, तो हमारे ही सर्विस सेंटर में आकर के वो रिपेयर हो सकती है। जबकि एक यूज़र के पास में एक कॉम्पिटिटिव मैनर में अगर सस्ती रेट पे अच्छी क्वालिटी का दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा इक्विपमेंट अवेलेबल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो। तो दूसरी फॉर्म्स को वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। मान लो XYZ कंपनी ने मोबाइल फ़ोन बना दिया, उसमें एक चिप डलती है और वो चिप कहाँ डलेगी, बोलो उसी के सर्विस सेंटर पे जाके डलाओ। अरे भाई रिपेयर कराना है, मेरे पास में इतने रुपए नहीं है कि मैं उस सर्विस सेंटर के प्राइसेस को बेयर कर सकूँ, मुझे सस्ते में करवाना है काम। तो ऐसे में अदर फॉर्म्स को भी अलाउ करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट पुराने होते चले जाते हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी एक प्रोविज़न करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, देखो एप्पल ने अपनी तरफ से इस चीज़ को ध्यान में रखा है और ये कहा है कि जो भी यूजर्स एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है और वो रिपेयर कराना चाहते हैं तो वो रिपेयर आसानी से करा पाएंगे। पर ये शुरुआत इंडिया में नहीं हुई है, ये फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में एप्पल ने यूएसए में लॉन्च किया है। इसका मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग तो एप्पल कर देगा बट रिपेयरिंग आप कहीं पर भी थर्ड पार्टी एजेंसी से करवा सकोगे। ठीक है, तो ये एक मोमेंटम है जो कि हमें भी इस चीज़ को समझना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन बनी है जिससे हमें भी देखना होगा। देखो राइट टू रिपेयर एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जब कोई भी एक प्रोडक्ट को हम परचेज करके लेके आते हैं। ठीक है, जब एक प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है तो उसमें रिपेयर करने का और उसको मॉडिफाई करने का जो है स्कोप हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। पर वही चीज़ है, मैन्युफैक्चरर जो है मैनुअल नहीं देता है, लगभग मोनोपोली अपनी बना करके रखता है और अपने सर्विस सेंटर पे अगर रिपेयरिंग कर भी देता है तो इतनी एग्जॉर्बिटेंट, इतनी ज़्यादा महंगाई पे करता है कि एक यूज़र वहाँ पर जाने से 10 बार पहले सोचता है। इसका देखो फ़ायदा फिर बाद में बड़ी टेक्निकल कंपनीज और उठा लेती है और ये कह देती हैं भाई प्राइवेसी का इशू है, हमने जो है बहुत सोच समझ करके डेवलप किया है। कोई दूसरे कंपनी का अगर प्रोडक्ट हमारे दूसरे कंपनी का इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रोडक्ट में अगर लग जाएगा तो फिर बाद में हमारी प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं है, कोई आपका डेटा अगर चुरा लेगा तो। या फिर आप देखो कि ऐसे प्रोविज़न कर रखे हैं, जैसे मैं आपको अगर बात बताऊं, मारुति सुजुकी है, उसका एक पॉलिसी है, एक एग्जांपल बता देता हूं, बाकी और भी हर कंपनी में है। ये मारुति सुजुकी का ये है कि नई गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो 5 साल तक अगर आपने बाहर से कहीं सर्विस करवा ली और कहीं पे रिपेयर करवा लिया
तो उसके बाद में आपकी, मान लो कि आपने पहले महीने में फर्स्ट सर्विस ही बाहर करवा ली, तो उस केस में वहाँ पर मारुति सुजुकी आपको वारंटी नहीं देगी, वारंटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके की सिचुएशन मोबाइल फ़ोन्स में भी अप्लाई होती है, अलग अलग कंपनियाँ अपनी तरीके से करती है। तो ओवरऑल क्या है कि हमें एक प्रॉपर कानून की ज़रूरत है जो कि राइट टू रिपेयर को प्रोटेक्ट करे। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो रिड्यूस होगा। चलो ठीक है कि कंपनी अगर कोई कर रही है, कंपनी का लेवल हम देखें, कंपनी का जो कहते हैं ना कि एक जो सेगमेंट है उसको अगर हम देखें कि हाँ जी वहाँ पर तो हम थोड़ा सा रिस्क नहीं ले तो ठीक रहेगा। पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, अब स्मार्ट वॉच अगर ख़राब हो गई तो हो गया ख़राब मामला पूरा ही, नई खरीदो वॉच को फिर। तो इस तरीके से मोनोपोली जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। हमारे यहाँ पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 है, उसमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है राइट टू चूज़ का। अब राइट टू चूज़ अगर आपके पास में अवेलेबल है, इसका मतलब मैं किसी भी सर्विस सेंटर पे जाकर के मेरे फ़ोन को या मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अगर रिपेयर कराऊं तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सील कार इंडिया लिमिटेड 2017, उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बिल्कुल कहा है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल रिपेयर यूनिट्स पे कोई भी जाकर के अपनी सर्विसेज लेना चाहे तो उसको लेने देना अलाउ कर देना चाहिए। अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हो इसका मतलब वो एंटी कॉम्पिटिटिव स्टांस है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक यूज़र को आप ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो। राइट टू चूज़ या राइट टू चॉइस जो ऑलरेडी अवेलेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में 2019 के अंडर में, वो चीज़ें फिर आप वहाँ पर वायलेट कर रहे हो। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारे पास में ऐसा कोई कानून है? जी ऐसा कानून हमारे देश में तो नहीं है, पर हाँ ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का कानून अवेलेबल है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो सर्टेन गुड्स को रिपेयर करवाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है, और वो फिर रिक्वेस्ट अगर नहीं एक्सेप्ट होती, जबकि वो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि भाई हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको मुझे रिपेयर कराना है और इसके पीछे मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो रिपेयर फैसिलिटी वहाँ पर होगी। और अगर रिपेयर फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है तो उस केस में फिर उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है। अब देखो सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट अगर कोई खरीद रहा है तो उसमें डैमेज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उसको अपग्रेड कराने की कोई सोच सकता है, पर वहाँ पर अगर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रखा है, रिपेयर कैफेज बना रखे हैं। उनमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी इंडिविजुअल जाकर के अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करवाना चाहे तो वो इजीली करवा सकता है, और वहाँ पर एक वॉलंटियर फिक्सर्स गैदरिंग होती है। दैट मीन्स जो भी रिपेयरर हैं जिनके पास में एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, स्किल है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, वो आकर के वहाँ पर इनको, जैसे बाइक है, क्लोथ है, अप्लाइंसेज है, होम अप्लाइंस हम घर में यूज़ करते हैं, टीवी, मिक्सर जो भी है, ठीक है, या जो भी हाउस होल्ड गुड्स है, उनको कुछ भी चेंजेस करना है, अपडेट करना है क्या, या सर्विसिंग करवानी है, तो आराम से वहाँ पर उन कैफ़ेज़ में करवाया जा सकता है या कम्युनिटी सेंटर्स में करवाया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके के प्रोविज़न ऑलरेडी हैं। सिमिलरली अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पर द मैसाचुसेट्स मोटर्स व्हीकल ऑनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 अवेलेबल है, जिसमें ऑटोमोबाइल जो है उनको रिपेयर करवाने के प्रोविज़न पड़े हैं। और इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी इजीली यूज़र जो है वो थर्ड पार्टी मशीन से इंडिपेंडेंटली परचेज कर सकता है या वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकता है। सेम चीज़ यूके की अगर बात करें तो वहाँ पर भी राइट टू रिपेयर 2021 में है, वो ला दिया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरर पर सीधा ये बाइंडिंग है कि भाई स्पेयर पार्ट्स हैं उनको आप अवेल कराओगे, चाहे वो आपका प्रोडक्ट 2 साल पुराना हो, कोई इशू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आउटडेटेड कंपनी, आउटडेटेड प्रोडक्ट है, हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ी कंपनियां जो हैं ये देखो कोशिश करती है कि कैसे भी करके उनके हाथ में ही सारी पावर बनी रहे। तो देखा जाए तो एक कंज्यूमर को उसका जो अधिकार मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलने के लिए राइट टू रिपेयर तो होना ही चाहिए, और राइट टू चॉइस जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड आउटफिट्स हैं, दैट मीन्स किसी भी कंपनी के सर्विस सेंटर के अलावा दूसरे किसी सर्विस सेंटर पे अगर हम रिपेयर करवाना चाहें हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आए। तो चीज़ क्या है, टाइमली, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में जब रिपेयरिंग होगी तो कितना तो ई वेस्ट नहीं होगा, ई वेस्टेज को हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे, और साथ में एक यूज़र को कितनी ईज़ मिलेगी और सस्ते में अच्छे हिसाब से सोच समझ करके कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को रिपेयर भी करवा पाएगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, एक ऐसा कानून लाने की ज़रूरत है जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी प्रोटेक्ट रहे और दूसरी तरफ कंपटीशन भी हमारे मार्केट में बना रहे। क्योंकि बड़ी कंपनियों का एक ये भी आर्ग्यूमेंट आता है
कि जी हमने इतना रिसर्च, इतना डेवलपमेंट किया, इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके बावजूद अगर हम किसी कंपनी को ऐसे ही फ्री में ही कंपोनेंट सप्लाई करने को अलाउ कर दें, तो बोला हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा लगा उसका क्या? तो उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होने ज़रूरी हैं, पर एक कंज्यूमर के राइट्स भी प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल ये 3 आर्टिकल्स थे, तीनों को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।